नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान आर्थिक समीक्षा का चैप्टर नंबर 5, जो कि आधारित है आपके औद्योगिक खनन और आर्थिक वृद्धि पर आधारित है। ठीक है। तो इससे पहले अपन चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं और चारों चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमने सारे डिस्कस किए। ठीक है। और ये जो पांचवा चैप्टर है आपके औद्योगिक खनन और आर्थिक वृद्धि पर आधारित है। तो इस चैप्टर से आप श्योर मान लीजिए कि एक या दो क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। ठीक है। इस चैप्टर में काफी पॉलिसी दे रखी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आरएस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कोई ना कोई पॉलिसी डायरेक्ट यहाँ से पूछी जा सकती है, जो भी 10 मार्क्स में या 5 मार्क्स। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को कि औद्योगिक खनन और आर्थिक वृद्धि में हम क्या डिस्कस करें। तो आप देख पा रहे हैं कि राजस्थान में हाल ही में कुछ वर्षों में औद्योगिक जो विकास है वो तीव्र गति से हो रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? राजस्थान में उद्योग धंधे क्यों बढ़ रहे हैं? क्या आप बता सकते हैं क्या कारण है ऐसे जिसकी वजह से राजस्थान में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिल रहा है? ठीक है, तीव्र गति से वो भी। तो ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ही इस चैप्टर है, वो ही चैप्टर नंबर 5 है, औद्योगिक खनन और आपकी आर्थिक वृद्धि। ठीक है, एक बार इसको देखते हैं, चलिए। तो उद्योग धंधों के विकास के पीछे सबसे प्रमुख कारण है आरपीआई। ये आरपीआई क्या है इसको हम समझेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं आर की। आर से है रिसोर्स। रिसोर्सेस मतलब संसाधन। राजस्थान में कौन से भी संसाधन है जिसकी वजह से राजस्थान में औद्योगिक विकास को तीव्र गति मिल रही है? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारा खनिज खनिज संसाधन। ठीक है, खनिज। आपको पता है राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और इन 81 प्रकार के खनिजों में से 58 प्रकार के खनिजों का हम उत्पादन करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है खनिज। राजस्थान में धात्विक अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, चाहे तांबे की बात करें, सीसा जस्ता की बात करें, लोह अयस्क की बात करें। इसके अलावा जिप्सम के भंडार पाए जाते हैं, पोटास पाई जाती है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के खनिज हैं। ठीक है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट रीजन है राजस्थान में इंडस्ट्रियल ग्रोथ का, वो ये खनिज है, क्योंकि ये हर इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं किसी भी लेवल पर काम आते हैं। इसके अलावा राजस्थान में खनिज के अलावा क्या है हमारे पास है हस्तशिल्प। हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है। और हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलने का कारण क्या है? हमारे पास क्या अवेलेबल है? परंपरागत कौशल। इस परंपरागत कौशल अवेलेबल है, वही एक रीजन है कि इस हस्तशिल्प को भी बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है। ये हमारे पास राजस्थान में प्रमुखता से पाए जाने वाले रिसोर्सेस हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है। ठीक है। क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है इसके आधार पर इंडस्ट्री ग्रोथ कर जाएगी ना? इनका बेहतर यूटिलाइजेशन आवश्यक है। इनके बेहतर यूटिलाइजेशन के लिए सरकार ने क्या प्रावधान किए हैं? वो है यहाँ से आपके, सरकार ने इसके लिए पॉलिसी बनाई। विभिन्न प्रकार की पॉलिसी बनाई है जिसमें से एक है आपकी रिप्स, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी है। ठीक है। इसके अलावा एमएसएमई पॉलिसी, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई पॉलिसी बनाई। यहाँ से एक पॉलिसी बनाई है, जीसीसी पॉलिसी बनाई है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने एक पॉलिसी जारी की है, इंडस्ट्रियल राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रोत्साहन नीति, राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी जारी की है। इस तरह से विभिन्न प्रकार की पॉलिसियां जारी की गई हैं। ठीक है। तो पहली बात तो हुआ रिसोर्स, दूसरी बात हुआ पॉलिसी। इन रिसोर्सों के बेहतर यूटिलाइजेशन के लिए सरकार ने क्या बनाई? पॉलिसी। क्या अभी भी कुछ आवश्यक है? ये दोनों हमारे पास हैं। इन दोनों को क्रियान्वयन कराने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? आई। आई क्या है? यह है थर्ड पॉइंट आई, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपने पॉलिसी बना ली, तो इन दोनों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है हमारे पास क्या होना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अब राजस्थान इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करोगे तो हमारे पास क्या है? डीएमआईसी है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। ठीक है। राजस्थान की आज की जो लोकेशन है वो बेस्ट लोकेशन है जिसके कारण राजस्थान में इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है। डीएमआईसी का निर्माण किया गया है। इसके अलावा रिको के द्वारा अब विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किए गए हैं, औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण किया गया है। और रिको ने लगभग 450 औद्योगिक क्षेत्र डेवलप किए हैं। ठीक है। डीएमआईसी है। इसके अलावा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया है और इस तरह से विभिन्न प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए गए हैं जिनसे उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है। फाइनली हम कह सकते हैं कि अगर किसी इंडस्ट्री को ग्रोथ करानी है, मतलब इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है, इसके लिए क्या क्या आवश्यक है? तो सबसे पहले रिसोर्सेज,
ठीक है, रिसोर्सेज प्लस पॉलिसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर ये तीनों सम्मिलित रूप से हैं, ठीक है, तो ही हमारी क्या होगी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी। ठीक है, अगर यहाँ से इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है, ठीक है, अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है तो क्या होगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अगर इकोनॉमी ग्रोथ करेगी तो क्या होगा, इकोनॉमी में ग्रोथ होगा तो लोगों की लाइफ स्टाइल में सुधार होगा। ठीक है, और लाइफ स्टाइल में सुधार होगा तो क्या होगा, यही अपन चाहते हैं, लाइफ स्टाइल में सुधार हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, और फाइनली हमारा उद्देश्य भी यही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो यहाँ से हम और देख सकते हैं क्या बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो इसमें स्किल डेवलपमेंट होगा। तो ये सारे पहलू एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से रिसोर्सेस, पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजों के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास किए, जो कि इस चैप्टर में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि भाई सरकार ने क्या क्या रिसोर्सेस है, कौन कौन सी पॉलिसी बनाई है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, इन क्षेत्रों से संबंधित जो भी सरकार ने प्रयास किए हैं वो इस चैप्टर में अपन डिस्कस करेंगे और इससे ही संबंधित क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका चैप्टर नंबर 5, औद्योगिक खनन और आर्थिक वृद्धि। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इस चैप्टर की तरफ। औद्योगिक खनन और आर्थिक वृद्धि, ये आर्थिक समीक्षा 2025-26 का चैप्टर नंबर 5 है। देखते हैं कौन कौन सी जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जिसका अपन इसमें डिस्कस करेंगे। राज्य की अर्थव्यवस्था में उद्योगों के योगदान के बारे में बात करेंगे कि स्थिर कीमतों पर चाहे प्रचलित कीमतों पर राज्य की अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्रों का कितना योगदान है। तो हमारी अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं जिनका अपन अध्ययन करते हैं, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। कृषि क्षेत्र का हम देख चुके हैं, उद्योग क्षेत्र का हम इस चैप्टर के माध्यम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं आधारभूत अवसंरचना का विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया गया है, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, क्या क्या आवश्यक है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, फिर कनेक्टिविटी देखेंगे, ये जो उद्योग है आधारभूत अवसंरचना है, उद्योगों के विकास के लिए कनेक्टिविटी सही होनी चाहिए, मतलब चाहे आपकी सड़क कनेक्टिविटी हो, चाहे मतलब परिवहन कनेक्टिविटी हो, चाहे आपकी विद्युत हो, चाहे जल हो, चाहे कच्चा माल की उपलब्धता हो, ये सारी कनेक्टिविटी अपन देखेंगे, तभी इंडस्ट्री ग्रोथ कर सकती है। वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है, सरकार ने उद्योगों के विकास के लिए किस तरह से सहायता प्रदान करेगी, इसके लिए क्या क्या योजनाएं बना रखी हैं, क्या क्या छूट दी जाएगी टैक्सेस पर, क्या क्या सब्सिडी प्रदान की जाएगी, ये सारी बातें अपन देखेंगे। एजी ऑफ डूइंग बिजनेस, फाइनली सरकार का उद्देश्य क्या है, बिजनेस को आसान बनाना, उद्योगों का सरलीकरण करना, विनियामक ये जो समस्या है, नियमों को सरल बनाने की प्रक्रिया है, इस सब का इसमें अपन डिस्कस करेंगे। अवसरों की खोज, खनन, तेल और गैस का विकास, ये सारी चीजें आप राजस्थान में देख पा रहे हैं, खनन किया जा रहा है, सतत खनन का प्रावधान किया गया है और तेल के लिए रिफाइनरी और ये है आपके गैस का विकास, मतलब नए अवसरों की खोज के बारे में बात की गई है। श्रमिक कल्याण, रोजगार और सृजन, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा की बात की गई है, रोजगार के बारे में बात की गई है, श्रमिकों के कल्याण के बारे में भी बात की गई। इस चैप्टर का एक पॉइंट है जो एक्स्ट्रा जोड़ रखा है इसमें, युवा मामला और खेल संबंधित है, तो युवाओं से संबंधित और खेल के क्षेत्र में क्या क्या प्रयास किए गए हैं वो भी इस चैप्टर में अपन देखेंगे। एमएसएमई और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, ये सारी बातें। विपणन सहायता, मार्केटिंग के लिए क्या प्रावधान है। निर्यात, राजस्थान में जो उत्पादित होने वाली वस्तुएं उनको कैसे अधिक से अधिक निर्यात किया जा सकता है, ये अपन डिस्कस करेंगे। फाइनली उद्देश्य है राजस्थान को सशक्त बनाना और रोजगार को बढ़ाना, आजीविका संवर्धन और स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो चलिए और आगे देखते हैं क्या है। विजन स्टेटमेंट विकसित राजस्थान 2047 क्या है, किस तरह से हमें उद्योग क्षेत्र को देखना है कि भाई वर्ष 2047 तक राजस्थान, एमएसएमई की बात की गई है। एमएसएमई कैसा होना चाहिए, पर्यावरण अनुकूल विनिर्माण, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई गई है तो वो कैसी होनी चाहिए, पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए और न्यूनतम नियामक बाधाएं, मतलब नियमों के सरलीकरण की बात की है, नियम कैसे होने चाहिए, सरल होने चाहिए।
विशेष बल के साथ सतत समावेशी और प्रौद्योगिकी संचालित औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देते हुए भारत का प्रमुख औद्योगिक और निवेश केंद्र होगा। राजस्थान कैसा होगा? भारत का प्रमुख औद्योगिक और निवेश केंद्र होगा जो प्रौद्योगिकी से संचालित हो, सतत और समावेशी विकास की बात की गई है। वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त सतत सतत खनन एवं पेट्रोलियम क्षेत्र आर्थिक विविधीकरण को बढ़ावा देगा, जबकि भविष्य के लिए तैयार कौशल पारिस्थितिकी तंत्र युवाओं को अत्याधुनिक कौशल की बात की है। मतलब युवाओं को कौशल विकास की बात की गई है। कैसा? भविष्य के लिए तैयार करना है। जैसे आज की डेट में क्या आवश्यक है? नई नई टेक्नोलॉजीज की तो चल रही है, जैसे एआई का प्रावधान है, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, रोबोटिक्स का मामला है, बायोटेक्नोलॉजी है, और इस तरह से विभिन्न जो क्षेत्र हैं, चाहे सौर ऊर्जा का मामला हो, तो इस सब के बारे में जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, जो कि कौशल पारिस्थितिकी तंत्र युवाओं को अत्याधुनिक कौशल, नवाचार और रोजगार के अवसरों से सशक्त बनाएगा, जो सतत आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, जिससे मजबूत, अनुकूलनशील और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा मानव संसाधन सुनिश्चित होगा। मतलब युवाओं को कौशल प्रशिक्षण ऐसा होना चाहिए जो कि उनको वैश्विक स्तर पर भी रोजगार दिला सके। वैश्विक नीतियों के अनुसार ये सब होना चाहिए। ठीक है, तो ये है अपना विजन स्टेटमेंट विकसित राजस्थान 2047। अब इसमें प्रमुख उद्योग क्षेत्र के कुछ क्षेत्र बताए गए हैं, जैसे कि पारंपरिक एवं उच्च मूल्यों वाले उद्योगों को प्रोत्साहन करना है। मतलब इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ हो रही है उसको और अधिक ग्रोथ कैसे बनाना है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण इसके जो क्षेत्र हैं उसके बारे में बताया गया है। जैसे पहली बात की गई है पारंपरिक एवं उच्च मूल्यों वाले उद्योगों को प्रोत्साहन करना है। एक तो पारंपरिक है और जिनका मूल्य कैसा हो, उच्च मूल्य हो, जैसे कि हस्तशिल्प को बढ़ावा मिल रहा है, राजसिको इस क्षेत्र में काम करती है। ठीक है, दूसरा है टेक्सटाइल उद्योग। टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, इससे क्या है, पैसा भी आता है और ये कैसा है, पारंपरिक भी है। दूसरा है इमर्जिंग ऑन सनराइजर सेक्टर्स। इमर्जिंग जैसे कि उभरते हुए क्षेत्र हैं और नए सेक्टर्स हैं जो कि अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। जैसे राजस्थान में सौर ऊर्जा का विकास बड़े लेवल पर किया जा रहा है, एआई का उपयोग किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग किया जा रहा है। ये सब क्या हैं, ये उभरते हुए क्षेत्र हैं जिनके तो इन पे भी हमें फोकस रखना है। अगला है वैश्विक औद्योगिक सहयोग। उद्योगों के क्षेत्र वैश्विक सहयोग की बात की गई है, इससे मतलब क्या है, जैसे कि हमें वैश्विक सहयोग लेना है। वैश्विक सहयोग लेने का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करनी है हमें। कोई वस्तु किसी देश में बन रही है तो वहां से उस टेक्नोलॉजी को लाया जाए और अपने राज्य में ही उसको बनाया जाए। जिससे क्या होगा, कोई वस्तु वैदेशिक वस्तु हमारे राज्य में बनेगी तो एक तो टेक्नोलॉजी है, हमने टेक्नोलॉजी सीखी, इसके साथ साथ राज्य में उद्योगों का विकास होगा, उद्योगों के साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो सारी चीजें इस तरह से कनेक्ट हैं। ठीक है, तो ये क्या है, वैश्विक औद्योगिक सहयोग की बात की। सतत खनन गतिविधि। ठीक है, खनन कैसा होना चाहिए, पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए। सतत खनन गतिविधि विनियामक एवं सुरक्षा सुधार। नियम कानून है उद्योगों को स्थापित करने के लिए, नियम कानूनों की बात की गई है, बिल्कुल एकदम सरल होनी चाहिए। एक ही जगह से अपने को सारी जो प्रोसेसिंग है वो बहुत इजी हो जाए। जैसे इसके लिए क्या बनाया गया, राज्य निवेश पोर्टल की स्थापना राजस्थान में की गई है। ठीक है, अगला है कार्यबल उन्नयन एवं उद्योग तत्पर प्रतिभा है। कार्यबल उन्नयन होना चाहिए, मतलब जो युवा हैं, जिस उद्योग धंधे में जो लोग काम कर रहे हैं उनको उसकी स्किल डेवलपमेंट करनी है, और उद्योग तत्पर उस उद्योग में जो आवश्यक है उसकी उसमें नॉलेज होनी चाहिए। भविष्य में रोजगार हेतु कौशल विकास की बात की गई है। भविष्य में आने वाले समय में जो रोजगार भविष्य में रोजगार हेतु कौशल विकास, आने वाले समय में क्या टेक्नोलॉजी चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग हमें क्या है, तत्पर रहना है, तैयार रहना है, उनको कौशल विकास करना है, स्किल डेवलपमेंट करनी है समय के साथ। तो ये बात की गई इसमें भविष्य में रोजगार हेतु कौशल विकास। खनिज संसाधनों का मूल्यवर्धन। जैसे एक तो सिंपल है कि हमने माइनिंग की और खनिजों को निकाल के और सीधा ही सेल कर दिया ना, उसमें क्या करना है, हमें उसको प्रोसेसिंग करना है, प्रोसेसिंग करके उसका मूल्यवर्धन करना है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। फिर उद्योग और कौशल एकीकरण। उद्योगों का और कौशल का एकीकरण करना है। जैसे हमारे कॉलेजों में जो एजुकेशन है वो किस पर आधारित होनी चाहिए, औद्योगिक विकास के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आने वाले समय में वही किसी इंडस्ट्री को 100 इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 100 इंजीनियर्स की आवश्यकता है, तो वो 100 इंजीनियर्स कॉलेज से ऐसे हैं जिनको ऑटोमोबाइल के बारे में जानकारी हो। तो ये क्या है, उद्योग कौशल का एकीकरण की बात की गई। और फाइनली समावेशी औद्योगिक विकास, मतलब सभी क्षेत्रों में, सभी वर्गों में सबके लिए विकास के अवसर सुनिश्चित हो, वही क्या है, समावेशी औद्योगिक विकास है। तो ये सारे पॉइंट्स को अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से अपन देखेंगे इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए क्या कहता है पहला क्वेश्चन, कि उद्योग क्षेत्र का स्थिर मूल्य 2011-12 पर सकल मूल्य वर्धन वर्ष 2011-12 में 1.36 लाख करोड़ से बढ़कर 2025-26 में 2.48 लाख करोड़ हो। ठीक है, तो किसकी बात की गई है,
सकल मूल्य वर्धन की बात की गई है, स्थिर मूल्यों पर बात की गई है। स्थिर मूल्यों का मतलब क्या होता है, एक बेस ईयर हम अपन कंसीडर कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ 2011-12 किया गया है। उस बेस ईयर के संदर्भ में जो वृद्धि दर हुई है जो या जो कमी हुई है उसकी कंपैरिजन तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो फाइनली यहाँ वर्तमान में जो बेस ईयर माना गया है वो क्या है, 2011-12 है। अब यहाँ से अगला पॉइंट जो है वो है आपके सकल मूल्य वर्धन, जीबीए। इस जीबीए के बारे में हमें समझना होगा कि ये जीबीए क्या है। ये कह रहा है कि 2011-12 में ये 1.36 लाख करोड़ था और इससे बढ़कर 2025-26 में 2.48 लाख करोड़ हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए इस जीबीए पॉइंट को। जीबीए क्या होता है? जीबीए नाम से स्पष्ट है, नाम है इसका फुल फॉर्म है ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ग्रॉस वैल्यू एडेड। मतलब किसी इंडस्ट्री में और मतलब हमारी अर्थव्यवस्था में किसी क्षेत्र ने, और यहाँ उद्योगों की बात कर रहे हैं तो उद्योगों की बात की जाएगी, मतलब किसी क्षेत्र या उद्योग ने कितना मूल्य वर्धन किया है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडिशन कहलाएगा, ठीक है। थोड़ा समझना होगा, एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा इजी होगा। जैसे आप समझिए कि कोई वस्तु उत्पादन की हमने 1,000 रुपए की, ठीक है, 1,000 रुपए की वस्तु का उत्पादन किया, लेकिन हमें पता है इस 1,000 की वस्तु का उत्पादन करने में हमारे 300 रुपए का क्या लगा, लागत मूल्य। लागत मूल्य लगा, मतलब आप मान लीजिए कच्चा माल आया आपका 300 रुपए का, ठीक है। 1,000 रुपए की वस्तु का निर्माण किया गया है जिसमें लागत मूल्य या कच्चा माल 300 रुपए की आया। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि आपने कितनी वैल्यू एडिशन की, तो आंसर होगा 700 रुपए की। इसका मतलब क्या है, क्योंकि 300 रुपए तो हमारी लागत थी, इसलिए 300 में से हमने 1,000 में से किसको माइनस कर दिया, 300 को माइनस कर दिया, तो ये बचा 700। अब इसको देख लीजिए, तो जीबीए हम यहाँ से कह सकते हैं अपनी आउटपुट कॉस्ट, आउटपुट माइनस इनपुट वैल्यू, इनपुट कॉस्ट। इनपुट कॉस्ट मतलब मध्यवर्ती जो लागत थी उसको हमने यहाँ से माइनस कर दिया, तो जीबीए क्या हुआ, आउटपुट माइनस उत्पादन मूल्य माइनस इनपुट कॉस्ट, मध्यवर्ती लागत को हमने घटा दिया, तो क्या प्राप्त हुआ, जीबीए प्राप्त होगा, ठीक है। इस जीबीए के बारे में ही बात की गई है कि मतलब किसी उद्योग के छात्र द्वारा, किसी क्षेत्र विशेष के द्वारा हमारे अर्थव्यवस्था में कितना वैल्यू एडिशन किया गया है। तो वैल्यू एडिशन की बात थी तो वो केवल कितनी थी, 700 रुपए थी, ना कि 1,000 रुपए, ठीक है। यहाँ से हमें समझना होगा कि जीडीपी एंड जीबीए में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो जीडीपी क्या होता है, जीडीपी बराबर जीबीए प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडी, ठीक है। अगर हम जीबी जो हमने कैलकुलेट किया है वैल्यू एडिशन, उसमें टैक्सेस को जोड़ दें, जो भी टैक्स उस पर लगे हैं, और उसमें से जो भी सब्सिडी प्रदान की गई है सरकार के द्वारा उसको माइनस कर देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, जीडीपी प्राप्त होगा। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है वो याद रखना है। जीडीपी और जीबीए में रिलेशन क्या है, जीडीपी इक्वल जीबीए प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडी, ठीक है। अब जीडीपी अपन जानते हैं, जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात की गई है, मतलब किसी भौगोलिक क्षेत्र में किसी राज्य की बात की गई है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जीएसडीपी भी बोल देते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक वैल्यू। मतलब किसी राज्य विशेष की जो भौगोलिक सीमाएं हैं, उन भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत एक निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित समय अंतराल मतलब जहां तक इसको कंसीडर किया जाता है, एक फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक लागू रहता है, ठीक है। तो किसी भौगोलिक क्षेत्र में, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक निश्चित समय अंतराल में तैयार की हुई वस्तु और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य है, वो क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है, ठीक है। तो ये जीडीपी और जीबीए के बारे में हमने देखा। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये जीबीए की बताया गया है कि भाई 2011-12 में 1.36 लाख करोड़ था और ये बढ़कर 2025-26 में कितना हो गया है, 2.48 लाख करोड़ हो गया है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। इसने बताया कि भाई जीबीए है, जीबीए कब की बात की गई है, 2011-12 आधार वर्ष की बात की गई, और 2025-26 का तुलनात्मक अध्ययन अपन कर रहे हैं। तो यहाँ से 2011-12 में ये कितना था, 1.36 लाख करोड़ था, और वर्तमान में ये कितना हो गया है, 2025-26 में बढ़ के कितना, 1.36 से 2.48 लाख करोड़ रुपए हो गया है, ठीक है। ये स्टेटमेंट यहाँ से राइट स्टेटमेंट है, इसको हमें याद रखना है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए डायरेक्ट जीबीए कि वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र का 2025-26 में जीबीए का कितना योगदान है, तो 2.48 लाख करोड़ है, ठीक है। तो यहाँ से इसमें किसकी बात करेंगे, अगला पॉइंट है हमारे इसमें वृद्धि दर की बात करनी होगी कि इसकी वृद्धि दर कितनी है, ग्रोथ रेट कितनी है। तो 1.36 लाख करोड़ से 2.48 लाख करोड़ हुआ है, इसका मतलब इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये वृद्धि कितनी है, तो ये वृद्धि है 4.36%, ठीक है। ये कोई फैक्ट भी हमें याद रखना है, दोनों फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई
उद्योग क्षेत्र का स्थिर मूल्यों पर सकल मूल्य वर्धन वर्ष 2011-12 में 1.36 लाख करोड़ से बढ़कर 2025-26 में 2.48 लाख करोड़ हो गया है। राइट स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट है उद्योग क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर सकल मूल्य वर्धन 2025-26 में 4.54 लाख करोड़ हो गया है। इसी तरह से किसकी बात की गई है? प्रचलित मूल्यों पर बात की गई है। प्रचलित मूल्यों पर क्या करते हैं अपन? जो महंगाई का है, मुद्रास्फीति है, उसका जो इफेक्ट है उसको इसमें ऐड किया जाता है, जबकि स्थिर कीमतों पर मुद्रास्फीति का जो इफेक्ट है उसको ऐड नहीं किया जाता। स्थिर मूल्यों पर हमें क्या पता चलता है? वास्तविक जो ग्रोथ रेट हुई है वो पता चलती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? आज की बाजार मूल्य क्या है, बाजार में क्या स्थिति है, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो यहाँ से बात करें भाई, ये भी 2011-12 से और 2025-26 में इसमें कितनी हुई है? तो ये भी कितना था? 1.36 लाख करोड़ था, और ये 1.36 लाख करोड़ से बढ़कर कितना हो गया है? 4.54 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ठीक है, यहाँ से इसमें भी वृद्धि दर्ज हुई है, क्योंकि ये जो वृद्धि दर है, ग्रोथ रेट है इसमें, वो कितनी है? 8.98%। ये हमें दोनों फैक्ट याद रखने हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वृद्धि दर कितनी है? 8.98%। कितनी? 8.98% है, और 2025-26 में कितना है? 4.54 लाख करोड़ है। ठीक है, और वही स्थिर कीमतों पर ये कितना है? 2.48 लाख करोड़, जिसमें वृद्धि दर है 4.36%। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है, इसको क्या बोला जाता है? ये जो ग्रोथ रेट है इसको बोला जाता है आपके CAGR। क्या बोला जाता है? CAGR। CAGR इसको बोला जाता है, जो कि क्या कहलाता है? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। क्योंकि इसको कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट क्यों कहा जाता है, इसके पीछे रीजन है, इस टर्म को समझना होगा कि इसको कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट क्यों कहा जाता है। जब हमने देखा इसमें, कहाँ से देखा? 2011-12 से देखा, और 2025-26 की बात की। तो 2011-12 में कुछ ग्रोथ रेट होगी, 2012-13 में इसी तरह 13-14, 14-15, और इसका मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम की बात की गई है। ठीक है, 2011-12 से लेके 2025-26 में पर ईयर जितनी ग्रोथ रेट हुई है उसका एवरेज निकाला जाता है। उस ग्रोथ रेट का जो एवरेज निकलता है उसको क्या बोला जाता है? CAGR बोला जाता है। तो ये जो 4.36% है, जो ग्रोथ रेट है, वो अपनी क्या है? ये CAGR है। ठीक है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है 4.36। इसी तरह से यहाँ पे भी बात की, ये जो 8.98% है, ये क्या है? ये भी CAGR है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है औद्योगिक क्षेत्र की। ठीक है, तो इस तरह से दोनों स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट भी राइट है, दूसरा स्टेटमेंट भी राइट है। तो हम कह सकते हैं कथन 1 व कथन 2 दोनों सत्य हैं, डी ऑप्शन का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट हमें याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से देख लीजिए, स्थिर 2011-12 पर 2011-12 में 1.36 लाख करोड़ था, जो 2025 में 2.48 लाख करोड़ है। CAGR कितनी है? 4.36%। प्रचलित करंट प्राइस पे 1.36 लाख करोड़ से बढ़कर कितना हो गया? 4.54 लाख करोड़, और CAGR है आपकी 8.98%। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं, CAGR एग्जाम में पूछी जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2024-25 की तुलना में वर्ष 2025-26 के दौरान उद्योग क्षेत्र में वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही? पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही देखा था कि वृद्धि दर पूछी गई थी, फिर ये वृद्धि दर पूछ रहा है। लेकिन जब हमने पिछले क्वेश्चंस में बात की थी, तो हमने बात की थी 2011-12 से 2025-26 की तुलना कर रहे थे। ठीक है, तो उसको क्या कहा था? उस टर्म को कहा था CAGR। लेकिन यहाँ हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसका? 2024-25 से 2025-26 में, मतलब गत वर्ष की तुलना में। तो ये ही बेसिक डिफरेंस था उस CAGR और इस वर्ष की वृद्धि दर में। ठीक है, तो जब एक टाइम पीरियड के दौरान ये वृद्धि दर कैलकुलेट की गई, उसको CAGR कहा गया, लेकिन इसको अपन क्या कहेंगे? सामान्य वृद्धि दर कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमें याद रखना होगा कि भाई 2024-25 से 2025-26 में कितनी वृद्धि दर हुई है। तो इसके लिए इसमें मतलब ये डेटा याद रखना है मेनली हमें, तो कि कितने परसेंट की वृद्धि दर्ज हुई है, वो तो आपके सामने है। 7.02% की ये वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, ये तो डायरेक्ट फैक्ट याद रखना है कि 2024-25 की तुलना में 2025-26 में स्थिर मूल्यों पर उद्योग क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है वो कितनी है? 7.02% की वृद्धि दर्ज हुई है। अब ऐसा क्यों है, इसको एक बार समझ लीजिए। जैसे कि हमने अभी क्या देखा? 2011-12 की देखा, और 2024-25 की बात की, और उसके बाद हम 2025-26 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ अभी कितना था? 2011 में ये था 1.36 लाख करोड़ था। ठीक है, ये 1.36 लाख करोड़ से 2024-25 में बढ़ के हुआ लगभग 2.31 लाख करोड़ हुआ। और
हाल फिलहाल 2025-26 में इसमें जो ग्रोथ हुई है वो हुई है 2.48 लाख करोड़ की, जो हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा था। ठीक है, अब यहाँ से जो वृद्धि दर है, ये वाली जो वृद्धि दर है, ये कितनी है आपकी 7.02% है। ठीक है, अब यहाँ से पिछले क्वेश्चंस में देखा था 2011-12 से और 2025-26 तक जो ग्रोथ रेट हुई है, जिसको CAGR कहा था, वो कितनी थी 4.36%। तो ये जो दो बेसिक डिफरेंस थे, इन दोनों बेसिक डिफरेंस को हमें याद रखना है। इसमें से कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई उद्योग क्षेत्र में स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर पूछी गई है, तो हमें क्या आंसर लगाना है। तो यहाँ से ये जो डिफरेंस है इसको हमें याद रखना होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा अपना 7.02%, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, उद्योग क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन, उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर 7.02% है स्थिर कीमतों पर। इसके साथ साथ याद रखना होगा आपको वृद्धि दर किसमें, प्रचलित कीमतों प्रचलित कीमतों पर जो वृद्धि दर है वो कितनी है आपके 6.99%। ठीक है, प्रचलित कीमतों पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई है 24-25 की तुलना में 25-26 में प्रचलित मूल्यों पर उद्योग क्षेत्र में जो वृद्धि दर्ज की गई है वो दर कितनी है 6.99% है, जबकि स्थिर कीमतों पर 7.02% है। दोनों फैक्ट हमें याद रखने हैं। चलिएगा यहाँ से आप देख लीजिए, ये आपके इकोनॉमिक्स सर्वे में डायरेक्ट डायग्राम दे रखा है। प्रचलित मूल्यों पर और स्थिर मूल्यों पर जीबीए दे रखा है 2025-26 में। आप देखो 25-26 में ये जो ग्रोथ रेट है वो प्रचलित मूल्यों पर 6.99 है और स्थिर कीमतों पर 7.02% दे रखी है। यहाँ से हमें ये डेटा भी दे रखा है, आप यहाँ से कंपैरिजन कर सकते हैं, गत वर्ष की तुलना में ये वृद्धि दर्ज हुई है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसबीए में स्थिर कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का प्रतिशत योगदान है। हाल ही में हमने जीबीए की बात की थी, जिसको स्टेट की बात की गई, इसलिए जीएसबीए कहा जाता है। ठीक है, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन। अब ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन को मेजर करने के लिए इसके तीन पार्ट हैं। वो तीन कौन कौन से क्षेत्र हैं, पहला है कृषि क्षेत्र, दूसरा है उद्योग क्षेत्र और तीसरा है सेवा क्षेत्र। अब इन तीनों क्षेत्रों के स्थिर मूल्यों पर और प्रचलित मूल्यों पर कितना कितना योगदान रहा है, किसमें कितनी वैल्यू एडिशन की है अर्थव्यवस्था में, ये हमें देखना होता है। ठीक है, तो इसको अपन एक डायरेक्ट टेबल के माध्यम से याद करेंगे। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे स्थिर कीमतों पर, फिर बात करेंगे हमें प्रचलित कीमतों पर। इस टेबल को अपन इसी सीक्वेंस में हमेशा याद रखेंगे, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और फिर स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत। अगर ये टेबल हमें सीक्वेंस से याद होगी तो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होगा, अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अब देखिए स्थिर कीमतों पर कितना योगदान रहा है कृषि क्षेत्र का, हमने देखा था 25.33% योगदान रहा है। ठीक है, उद्योग क्षेत्र का स्थिर कीमतों पर जो योगदान है वो 28.21% योगदान रहा है। ठीक है, ऐसे ही सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो है 40। इस तरह से ये हमने तीन डेटा याद किए, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। एक नंबर कृषि क्षेत्र, सेकंड नंबर उद्योग क्षेत्र और तीसरा नंबर है सेवा क्षेत्र। स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र का योगदान 25.33% है, उद्योग का 28.21% है और सेवा क्षेत्र का योगदान 40.40% है। ठीक है, अब बात करेंगे कृषि क्षेत्र की बात करके। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र का योगदान प्रचलित कीमतों पर कितना है 25.74% योगदान है। इसी प्रकार उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना है 26.5%, 26.55 है। ठीक है, और सेवा क्षेत्र का योगदान है 47.7%। ठीक है, तो इस टेबल को एज इट इज याद रखें। ठीक है, अगर ये टेबल एज इट इज याद रहेगी तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से कंपैरिजन याद रखना होगा। अगर डायरेक्ट इस तरह से फैक्ट पूछा जाता है कि आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अंदर राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन की बात की गई है, स्थिर कीमतों पर बात की गई, उद्योग क्षेत्र का स्थिर कीमतों पर योगदान कितना है 28.21% योगदान है। तो यहाँ से आप आंसर दे सकते हैं 28.21, ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितना दे रखा है, प्रचलित कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना है 26.55%। तो ऑप्शन में आपको ये भी मिलेगा। ठीक है, इससे ही आप क्या हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। तो टेबल को याद रखना इसी सीक्वेंस में बहुत बेहद जरूरी है। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ से कुछ रिजल्ट देखते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि कृषि क्षेत्र का जो योगदान है स्थिर कीमतों की तुलना में प्रचलित कीमतों पर योगदान अधिक है। ये केवल कितना सा माइनर सा डिफरेंस है, 25.33% और 25.74%, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए रिजल्टेंट हमें याद रखना होगा कि प्रचलित कीमतों पर कृषि क्षेत्र का योगदान कृषि क्षेत्र का अधिक है। वहां आप देख पा रहे हैं सेवा क्षेत्र में भी सेम कंडीशन, यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ 40.40% है, यहाँ 47.7% है। इसका मतलब प्रचलित मूल्यों पर सेवा क्षेत्र का योगदान अधिक है, लेकिन यहाँ स्थिति अलग है।
आप देख पा रहे हैं ये 28.21 है, ये 26.5% है। तो एकमात्र उद्योग क्षेत्र ऐसा है जिसका स्थिर कीमतों पर जो योगदान है वो प्रचलित कीमतों की तुलना में अधिक है। ठीक है, तो इस तरह के स्टेटमेंट फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन पूछा गया तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आंसर देना। इस टेबल को सीक्वेंस में याद रखना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो चलिए, याद रखनी है टेबल को, एज इट इज याद रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है कि सकल राज्य मूलवर्धन में प्रचलित मूल्यों पर उद्योग क्षेत्र का योगदान 28.21% है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, फटाफट टेबल को रिवाइज करेंगे। ऐसे कि भाई कृषि क्षेत्र था, दूसरा उद्योग क्षेत्र था, ठीक है, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और तीसरा था सेवा क्षेत्र। यहाँ बात की थी हमने स्थिर कीमतों पर, यहाँ बात की थी हमने प्रचलित कीमतों पर। इस तरह से हमें टेबल फटाफट याद हो जाएगी। कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था, 25.33% था। उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना था, 28.21% था। और सेवा क्षेत्र का योगदान 40.40% था। वहीं प्रचलित कीमतों पर कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था, 25.74% था। वहीं उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना था, 26.55% और सेवा क्षेत्र का योगदान 47.7% था। तो यहाँ से आप देखिए पहला स्टेटमेंट, सकल राज्य मूलवर्धन में प्रचलित मूल्यों पर उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना है, 26.55% है, जो कि कितना दे रखा है, 28.21 दे रखा है। ये तो गलत है। स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अगला है, सकल राज्य मूलवर्धन में प्रचलित मूल्यों पर उद्योग क्षेत्र का योगदान, प्रचलित मूल्यों पर उद्योग क्षेत्र का योगदान स्थिर मूल्यों की तुलना में, क्या ऐसा है कि प्रचलित मूल्यों पर योगदान अधिक है, ये भी गलत है। स्थिर मूल्यों पर योगदान है वो आपके अधिक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, तो कौन सा कथन एक सत्य है, ये भी गलत, कथन दो सत्य है, ये भी गलत, कथन एक व दोनों दोनों सत्य हैं, ये गलत, दोनों कथन असत्य हैं। डी ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो टेबल याद होगी तो हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, ये टेबल है आपके सामने, इसको याद रखना है। सकल राज्य मूलवर्धन में क्षेत्रवार योगदान है, कृषि क्षेत्र 25.33, 28.21, 40.46% और प्रचलित कीमतों पर 25.74, 26.55 और 47.71%, जो कि इनका योगदान रहा है स्थिर कीमत और प्रचलित कीमतों पर। इस टेबल को कंठस्थ हमें याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, वर्ष 2025-26 में सकल राज्य मूलवर्धन जीबीए में क्षेत्रवार योगदान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम अधिक से कम की ओर सही है। एक और रिजल्ट देखिए यहाँ से कि सर्वाधिक तीन क्षेत्र देखिए, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्रों में सर्वाधिक योगदान किसका है और सबसे कम योगदान किसका है। तो आपने देखा कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था, कृषि क्षेत्र का योगदान था लगभग 25% योगदान था। दूसरा बात देखिए हमने उद्योग क्षेत्र देखा था, तो उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना था, स्थिर कीमतों पर बात करें तो लगभग 28% था। और तीसरा था सेवा क्षेत्र, और सेवा क्षेत्र का योगदान कितना था, लगभग 46%। ठीक है, तो यहाँ से अपन बता सकते हैं रिजल्टेंट कि सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, सेवा क्षेत्र के बाद उद्योग क्षेत्र और उद्योग के बाद सबसे कम है आपका कृषि क्षेत्र का योगदान। तो आप यहाँ से चाहे स्थिर कीमतों पर बात कीजिए, चाहे प्रचलित कीमतों पर बात कीजिए, यहाँ से भी आप देखोगे तो सर्वाधिक योगदान किसका है, सेवा क्षेत्र का, उससे कम उद्योग और सबसे कम कृषि क्षेत्र का। इधर से प्रचलित कीमतों पर भी बात करोगे तो सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है, उससे कम उद्योग क्षेत्र का और सबसे कम कृषि क्षेत्र का है। ये आपसे बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में कैसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन। तो यहाँ से अपना जो आंसर होगा, तो आप देख पा रहे हैं कि उद्योग क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, नहीं, उद्योग, सेवा क्षेत्र, उद्योग और कृषि। तो यहाँ से बी ऑप्शन है हमारा राइट आंसर होगा। और डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाते हैं, पहले तो हमें डेटा याद रखना, डेटा के बाद उसको मैनिपुलेट करके अप्लाई करना। तो ये अप्लाइड क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025-26 में सकल राज्य मूलवर्धन जीबीए में क्षेत्रवार योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थिर कीमतों और प्रचलित कीमतों के बीच सर्वाधिक अंतर पाया गया है। अब आप देखिए कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत दोनों हमने कंपैरिजन तुलनात्मक रूप से देखे, उसमें अंतर किसमें के बीच में सर्वाधिक था, किस क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में या सेवा क्षेत्र में या उद्योग क्षेत्र में जो अंतर था वो सर्वाधिक था। आप देख पा रहे थे कृषि क्षेत्र में बहुत ज्यादा डिफरेंस था नहीं, लगभग 25-25 की बात थी, 25.33 और 25.74 था, 74 था। लेकिन आपने उद्योग क्षेत्र में देखा, उद्योग क्षेत्र में क्या स्थिति थी, स्थिर कीमतों पर योगदान था कितना, 28.21%। वहीं प्रचलित कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का 28.21% योगदान था और प्रचलित कीमतों पर ये योगदान था कितना, 26.5%, 55%। तो जो और आपके उद्योग क्षेत्र में ये था और सेवा क्षेत्र में क्या था, 46.46 था और प्रचलित कीमतों पर कितना था, 47.7% था। वहीं से कृषि क्षेत्र का भी लिख लेते हैं, कृषि क्षेत्र का कितना था,
33% से ये 25.74%। तो यहाँ से क्लियर है आपके सामने कि जो उद्योग क्षेत्र का स्थिर कीमत और प्रचलित कीमतों पर जो डिफरेंस है वो सर्वाधिक है। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर? उद्योग क्षेत्र, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया तो हम बता सकते हैं सिंपली कि कृषि क्षेत्र का योगदान स्थिर कीमतों पर कितना है, बता देंगे सिंपली 25.33%, कोई सा भी पूछ लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र, दूसरा स्थान उद्योग का है, सबसे कम कृषि क्षेत्र का योगदान है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित कीजिए, स्टेटमेंट नहीं सुमेलित करना है। इसमें बताए गए हैं औद्योगिक क्षेत्र के उपक्षेत्र और उनका प्रचलित मूल्यों पर योगदान की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि भाई जब उद्योग क्षेत्र की बात की गई, हमने उद्योग क्षेत्र का स्थिर कीमतों पर योगदान देखा, प्रचलित कीमतों पर योगदान देखा। अब हमसे बात की गई है कि भाई उद्योग क्षेत्र के उपक्षेत्र हैं। ठीक है, तो ये उपक्षेत्रों के नाम हमें पता होना चाहिए कि उद्योग क्षेत्र के कौन कौन से उपक्षेत्र हैं। तो सबसे पहले इनके नाम बताते हैं कि सबसे पहला क्षेत्र है विनिर्माण। ठीक है, दूसरा है निर्माण, विनिर्माण, निर्माण, तीसरा है खनन और उत्खनन, चौथा है विद्युत, गैस और क्या है इसके सामने एक बार देख लेते हैं, विद्युत गैस जलापूर्ति। विद्युत गैस जलापूर्ति और अन्य सेवाएं। तो ये हमें याद रखने हैं, क्या है ये? उद्योग क्षेत्र के उपक्षेत्र हैं। और कितने उपक्षेत्र हैं? 4 उपक्षेत्र हैं। उद्योग क्षेत्र के 4 उपक्षेत्र कौन-कौन से हैं? विनिर्माण, निर्माण, खनन और उत्खनन और विद्युत गैस जलापूर्ति और अन्य सेवा। तो पहले हमें ये समझना होगा कि विनिर्माण किसे कहते हैं? विनिर्माण का मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कोई भी आपने प्लांट बनाया जहाँ किसी वस्तु का निर्माण हो रहा है, वो क्या कहलाएगा? विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा। दूसरा है निर्माण। निर्माण का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब जैसे कि किसी रोड का निर्माण हो रहा है, ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है, तो वो सब किस कैटेगरी में आता है? निर्माण के क्षेत्र में आता है। तीसरा सिंपल है खनन और उत्खनन। माइनिंग की बात की गई है। खनन किसको कहा जाता है? माइनिंग को कहा जाता है। जमीन से अंदर से अपन क्या निकाल रहे हैं? खुदाई करके निकाल रहे हैं, धातुओं का निष्कर्षण कर रहे हैं, तो वो खनन कहलाएगा। और उत्खनन जैसे जमीन की ऊपरी सतह पर ऊपरी सतह से अगर कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? उत्खनन। ऊपरी सतह से जैसे मतलब किसी मिट्टी में से हमने निकाल लिया, कोई धातु का निष्कर्षण कर लिया, तो वो क्या कहलाएगा? उत्खनन। और चौथा है आपके सिंपल विद्युत गैस जलापूर्ति एवं अन्य सेवाएं। ये 4 उपक्षेत्र हैं। अब क्वेश्चन जो पूछा गया है हमसे, वो ये पूछा गया है कि भाई इन 4 उपक्षेत्रों का प्रचलित कीमतों पर जो योगदान है वो कितना-कितना प्रतिशत रहा है? ये भी हमें याद होना चाहिए। अगर पहले तो ये याद होना चाहिए कि किस उपक्षेत्र का कितना योगदान रहा है। इसके बाद अप्लाइड किया जाएगा डेटा को कि किस उपक्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, किस उपक्षेत्र का योगदान न्यूनतम है, ये भी हमें याद रखना होगा। ठीक है? तो यहाँ से याद रखें कि जो विनिर्माण सेक्टर है, इस विनिर्माण सेक्टर का जो योगदान है वो लगभग 40% है। लगभग याद करेंगे, एप्रॉक्स याद करेंगे, 40% है। जो निर्माण क्षेत्र है इसका योगदान है लगभग आपके 35%। ठीक है? खनन और उत्खनन का योगदान है, आप देखिए यहाँ 12.41%, 12.41% है। अगर मैंने इस डेटा को एग्जैक्ट लिखा है तो इसके पीछे कुछ रीजन होगा। वहीं से विद्युत गैस जलापूर्ति और जो अन्य सेवा है, इनका योगदान कितना है? इनका योगदान है 12.0। ये हाल ही में आपके जो पीएसआई एग्जाम है उसमें पूछा गया था। ठीक है, उसमें क्वेश्चन दिया था कि प्रचलित कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का जो खनन और उत्खनन क्षेत्र है इसका योगदान न्यूनतम है। तो इसका योगदान न्यूनतम नहीं है। विद्युत गैस जलापूर्ति और अन्य सेवा है, इसका योगदान न्यूनतम है। कितना है? 12.04%। जबकि खनन और उत्खनन का योगदान कितना है? 12.41% है। यहाँ से तो क्लियर है कि विनिर्माण 40% है, निर्माण का क्षेत्र का योगदान 35% है, फिर आपका खनन का योगदान कितना है? 12.41% है। इसके बाद विद्युत गैस जलापूर्ति और अन्य सेवाओं का योगदान 12.04% है, जो कि सबसे कम है। बस इस डेटा को हमसे मैच ऑफ द फॉलोइंग कराया गया है। तो आप देख रहे हैं विनिर्माण, निर्माण, खनन और विद्युत गैस जलापूर्ति। तो विनिर्माण 40.52% दे रखा है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये तो ए में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और विनिर्माण में 35, तो इसमें 2 हो जाएगा। ठीक है, ये भी मैच है। और खनन उत्खनन 12.41 है। ठीक है, और विद्युत गैस जलापूर्ति 12.04% है। तो मतलब 1, 2, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 उसका मतलब सी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको हमें याद रखना। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन सिंपल भी पूछा जा सकता है कि भाई किस क्षेत्र का योगदान, किस उपक्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है,
ये भी पूछा जा सकता है। किस उपक्षेत्र का योगदान न्यूनतम रहा है? या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि औद्योगिक क्षेत्र के उपक्षेत्र विनिर्माण का प्रचलित मूल्यों पर कितने प्रतिशत योगदान रहा है? तो हमें बताना होगा 40.52% योगदान रहा है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिए। निम्नलिखित को उनके योगदान के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ थोड़ा-सा लैंग्वेज में सुधारनी होगी इस क्वेश्चन की। निम्नलिखित को उनके योगदान के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये जो बात पूछी गई है आपसे, ये बात पूछी गई है प्रचलित कीमत, ठीक है? यहाँ क्वेश्चन में ऐड करना होगा प्रचलित कीमतों पर ये बात पूछी गई है, ठीक है? तो आप देखिए विनिर्माण, निर्माण, विद्युत गैस जलापूर्ति और उत्खनन उत्खनन की बात की गई है, चारों पॉइंट अपने दे रखे हैं, ठीक है? तो हमने देखा घटते क्रम में जमाना है, तो विनिर्माण का योगदान कितना था? 40% था। निर्माण क्षेत्र का योगदान लगभग 35% था। खनन और उत्खनन आपने देखा इसका कितना था? 12.41% था और विद्युत गैस जलापूर्ति का सबसे कम योगदान था कितना? 12.04%। तो इनको घटते हुए क्रम में जमाएँगे तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर उसके बाद 3 नंबर, 3 के बाद 4 और 4 के बाद 2, 1, 3, 4, 2। देख लीजिए ऑप्शन 1, 3, 4, 2, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरह से इस डेटा को इस तरह एप्लाइड किया, ठीक है? तो ये हमें याद रखना है। चलिए, देखिए कि वर्ष 2025-26 में राजस्थान के कुल जीबीए में उद्योग क्षेत्र का योगदान प्रचलित मूल्यों पर कितना देखा था? 26.55% देखा था। फिर आगे उपक्षेत्र आए, 4 उपक्षेत्र थे विनिर्माण, निर्माण, खनन, उत्खनन, विद्युत गैस जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं। इनका योगदान है जीबीए में 40.52%, 35.02%, 12.42% और 12.04%। हाल ही में पीएसआई में ये डेटा आपसे पूछा गया था, ठीक है? यहाँ से आप देख सकते हैं सबसे अधिक योगदान किसका है? आपके विनिर्माण क्षेत्र का है और सबसे कम योगदान किसका है? विद्युत गैस जलापूर्ति और अन्य उपयोगी जो सेवा है इनका सबसे कम योगदान है। यहाँ से आप एक भी और आगे देखें कि विनिर्माण और निर्माण सेक्टर है। आप ये देखिए 2 सेक्टर विनिर्माण और निर्माण 40 और 35 लगभग 75% दोनों ही कवर कर रहे हैं। लगभग 75% विनिर्माण और निर्माण सेक्टर कवर कर रहा है, ठीक है? चलिएगा अगला क्वेश्चन आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर उद्योग क्षेत्र के किस उपक्षेत्र में कमी दर्ज की गई है? ठीक है, स्थिर कीमतों पर भी बात की गई है। अब तक तो हमने प्रचलित कीमतों पर योगदान देखा था, लेकिन अब क्या देख रहे हैं हम स्थिर कीमतों पर उद्योग क्षेत्र के किस उपक्षेत्र में कमी दर्ज की गई है। इसका मतलब हमने देखा था, सबसे पहले आप बात कीजिए ये 4 तो उपक्षेत्र हैं, लेकिन स्थिर कीमतों पर हमने देखा था कि भाई 7.02% की तो वृद्धि हुई है। इसका मतलब ओवरऑल तो वृद्धि दर्ज की गई है 7.02%। ओवरऑल वृद्धि कितनी थी? 7.02% की वृद्धि दर्ज की गई थी। इसमें जीएस किए हुए हमें स्थिर कीमतों। लेकिन जब ये कह रहा है कि किस उपक्षेत्र में कमी दर्ज की गई है, तो ये हमें सबके बारे में पता होना चाहिए। कि सबसे पहले हम देखेंगे विनिर्माण क्षेत्र, दूसरा है निर्माण, तीसरा है हमारा खनन और चौथा है विद्युत गैस एंड जलापूर्ति। ठीक है, ये हमारे 4 उपक्षेत्र थे, के नाम लिखे हमने और यहाँ से हमें इस डेटा को फिर याद रखना होगा कि विनिर्माण क्षेत्र में जो वृद्धि दर्ज हुई है, वो लगभग कितनी? लगभग है 7% वृद्धि इसमें। निर्माण क्षेत्र में 8% की वृद्धि दर्ज की गई है और जो आपका विद्युत गैस और जलापूर्ति है, इसमें लगभग 9% की वृद्धि दर्ज की गई। तो ये जो 3 क्षेत्र हैं, विनिर्माण, निर्माण और विद्युत गैस जलापूर्ति, इसमें 9% की वृद्धि सॉरी 7, 8 और 9% की लगभग एक डेटा है 7, 8, 9% का, क्योंकि सीक्वेंस में याद रखोगे थोड़ा आसान रहेगा। विनिर्माण, निर्माण, खनन, उत्खनन और चौथा है विद्युत गैस जलापूर्ति और इसमें आप देख रहे हैं 7% की वृद्धि, निर्माण क्षेत्र में 8% की वृद्धि और विद्युत गैस जलापूर्ति में 9% की वृद्धि दर्ज की गई। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस उपक्षेत्र में कमी दर्ज की गई है। तो ये जो खनन और उत्खनन का जो क्षेत्र है, इसमें आपकी कमी दर्ज की गई है और कितनी कमी? 1.41% की कमी दर्ज, ठीक है। या फिर आप इससे कह सकते हैं कि किस उपक्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। तो जो ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है वो खनन और उत्खनन के क्षेत्र में है और कितनी है? 1.41% की ये कमी दर्ज की गई है, ठीक है। तो ये हमसे यहाँ से पूछा गया है और हमें याद रखना है कि आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर उद्योग क्षेत्र के किस उपक्षेत्र में कमी दर्ज की गई है, तो वो है आपका खनन। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, ठीक है। टेबल के माध्यम से देख लीजिए कि वर्ष 2025-26 में उद्योग क्षेत्र में कुल वृद्धि दर कितनी है? 7.02% है। किस पर है? स्थिर मूल्यों पर है। क्षेत्रवार देखा, 4 उपक्षेत्र हैं, विनिर्माण, निर्माण, खनन, उत्खनन, विद्युत गैस जलापूर्ति। आप देख पा रहे हैं
24-25 की तुलना में 25-26 का कंपैरिजन करने 7.84 जो कि हमने बताया था लगभग 7% की वृद्धि दर्ज की गई है। निर्माण क्षेत्र में आप देख पा रहे हैं लगभग 8% की वृद्धि दर है और विद्युत गैस जलापूर्ति में लगभग 9% की वृद्धि दर है। लेकिन खनन और उत्खनन का एकमात्र क्षेत्र है जिसमें 1.41% की कमी दर्ज की गई है या इसको अपन कह सकते हैं नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, तो यहाँ से इसमें गिरावट की गई है और यहाँ सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई है? विद्युत गैस और जलापूर्ति। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि स्थिर कीमतों पर किस उपक्षेत्र में उद्योगों के किस उपक्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो वो है आपका विद्युत गैस जलापूर्ति। नकारात्मक वृद्धि दर खनन और उत्खनन में और विनिर्माण और निर्माण में दोनों में मजबूत वृद्धि देखी, दोनों में आपके अच्छी खासी एक मजबूत वृद्धि देखी गई है। यहाँ से अपन कुल मिलाकर उद्योग क्षेत्र में संतुलित सकारात्मक वृद्धि दर है जो अपन देख पा रहे हैं कि कितनी है 7.02% की एक वृद्धि दर दर्ज की गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान का सामान्य औद्योगिक सूचकांक की बात की गई है। राजस्थान का सामान्य औद्योगिक सूचकांक कितना है? ठीक है, सामान्य औद्योगिक सूचकांक की बात की, आईआईपी। ये क्या होता है आईआईपी? ठीक है, के बारे में बात की, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। क्या? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मतलब इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो उत्पादन हो रहा है, उस उत्पादन की तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, गत वर्षों की तुलना में अध्ययन करते हैं। ठीक है, और इसका जीडीपी में किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है। जीडीपी जीडीपी कैलकुलेशन में जो अपन तिमाही बात करें चाहे वार्षिक रूप से बात करें, जीडीपी कैलकुलेशन में इस इंडेक्स का यूज किया जाता है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का। और इसके अलावा आपकी जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, इन सब इस औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का उपयोग लेता है किसमें? जीडीपी कैलकुलेशन में। ठीक है, तो ये है क्या? इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है? आईआईपी। तो यहाँ से बात करें, इंडेक्स ऑफ आईआईपी इज ए इज एन इंडेक्स दैट shows the growth rate of different industrial sectors of economy। मतलब डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, उनमें कितनी ग्रोथ रेट दर्ज की। ग्रोथ रेट बताता है, डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, उनमें कितनी ग्रोथ रेट है, वो क्या दिखाता है? ये औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के माध्यम से दर्शाई जाती है। विद इन फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये इसकी जो डेफिनेशन है यहाँ से हमें याद रखनी है। व्हाट इज आईआईपी? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है? आईआईपी इज एन इंडेक्स दैट शोज द ग्रोथ रेट ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्री सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी विद इन द फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब यहाँ से कई टर्म आई हैं, मतलब एक तो ग्रोथ रेट को शो कर रहा है किसमें? डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, ठीक है, उनमें। अब वो कौन कौन से क्षेत्र होंगे उसकी भी बात करेंगे। फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइमिंग, वो कितना भी हो सकता है, तिमाही हो सकता है, 6 महीने हो सकता है, या एक वित्तीय वर्ष भी हो सकता है। अब पहला पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, दूसरी बात ये करेंगे कि भाई इसका कंपाइलेशन कितने दिन में किया है? इट इज कंपाइल्ड, इसको मासिक रूप से तैयार किया जाता है, मंथली, मतलब इसको मासिक आधार पर तैयार किया जाता है, प्रति माह ये तैयार किया जाता है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा इंपॉर्टेंट बात है, इसको इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? कौन इम्प्लीमेंट करता है? कौन सा विभाग, कौन से मंत्रालय के द्वारा? तो ये आपके डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम के द्वारा इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, मासिक आधार पर इसको तैयार किया जाता है। इसके लिए डेटा कौन कलेक्ट करता है? इसके लिए डेटा कलेक्ट किया जाता है सीएसओ के द्वारा। ठीक है, सीएसओ के द्वारा इसके लिए डेटा कलेक्ट किया जाता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? यूटिलाइजेशन कहाँ किया जाता है? ये हमने देखा कि भाई चाहे आरबीआई हो, चाहे आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, जीडीपी एस्टिमेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आगे फिर देखते हैं कि जो बात की गई है कि ग्रोथ रेट ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, तो ये डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स कौन कौन से हैं तो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। जो मेजर 3 इसमें क्षेत्र इंक्लूड किए गए हैं, पहला है आपका माइनिंग। ठीक है, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग,
दूसरा क्या हो गया मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, और तीसरा हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके ये 3 वृहद समूह इसमें इंक्लूड किए गए हैं। कि अपन ये बात कर रहे हैं कौन से इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की बात कर रहे हैं ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स कौन-कौन से हैं? तो इस सामान्य सूचकांक के अंतर्गत 3 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया है। ये हमें याद रखना है, माइनिंग, विनिर्माण और इलेक्ट्रिसिटी। माइनिंग का मतलब आपके यहाँ से क्लियर है, खनन हो गया, ये हो गया आपका विनिर्माण हो गया और तीसरा हो गया आपके विद्युत। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है और 2021 में आरएएस प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से हमने देखा था कि उद्योग क्षेत्र के 4 उपक्षेत्र थे। उसमें आपका पहला था विनिर्माण, दूसरा था निर्माण, तीसरा आपका खनन उत्खनन और चौथा था विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य सेवाएँ, ठीक है? तो पहली बात तो ये कि इसमें निर्माण सम्मिलित नहीं है। दूसरा, जो विद्युत के अलावा गैस, जलापूर्ति और अन्य जो सेवाएँ हैं, वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है, उसमें 3 इसके वृहद क्षेत्र सम्मिलित हैं, जो कि आपके माइनिंग, खनन, दूसरा विनिर्माण और तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। ये 3 इसमें सम्मिलित किए गए, ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे, क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान का सामान्य औद्योगिक सूचकांक कितना रहा है? तो सामान्य जो औद्योगिक सूचकांक है किसका? 2025-26 2025-26 का जो सामान्य औद्योगिक सूचकांक है वो रहा है आपके 153 पॉइंट समथिंग। अब ये 153 पॉइंट समथिंग कितना है? 153 पॉइंट ठीक है, 153 पॉइंट ठीक है, 153.29 ये याद रखना है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भाई 2024-25 में ये कितना रहा था? तो 2024-25 में ये लगभग 154 पॉइंट समथिंग रहा था, ठीक है? 154 पॉइंट समथिंग से 2025-26 में ये अग्रिम डेटा है कितना हो गया? 153.29 जो कि आपके ये भी ऑप्शन में मिलेगा 154.38 ये है 154 पॉइंट कितना? तो ये हमें डेटा याद रखना है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 2024-25 का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कितना है? तो हमें 154 टिक करना है। वहीं पूछा जाए कि आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 2025-26 का जो अग्रिम अनुमान है, उसका सामान्य औद्योगिक सूचकांक कितना है? तो वो 153 पॉइंट रहेगा, ठीक है? अब इस 153.29 के पीछे की कहानी ये क्या है? सामान्य औद्योगिक सूचकांक है, लेकिन कहीं न कहीं 3 इसके वृहद समूह क्षेत्र इसमें इंडस्ट्रियल जो सेक्टर्स थे उनको इंक्लूड किया गया था। जिसमें पहला था आपका कौन-सा? विनिर्माण था, दूसरा आपका खनन था और तीसरा आपका विद्युत था, ठीक है? ये 3 क्षेत्र इसमें इंक्लूड किए गए थे। तो इन तीनों के भी कुछ ना कुछ सूचकांक रहे होंगे, वो हमें याद रखना है। तो यहाँ से जो आपका विनिर्माण सेक्टर है, इसका जो सूचकांक है, वो लगभग 181 है, ठीक है? और खनन और विद्युत क्षेत्र की बात करें, तो विद्युत क्षेत्र का ये 161 है और जहाँ तक मुझे याद है, इस खनन क्षेत्र का जो योगदान है, सूचकांक है, वो लगभग 87 है, ठीक है? तो यहाँ से ओवरऑल एक सामान्य सूचकांक की गणना की गई जो कि 153.29 है। ये हमें याद रखना है ये डेटा। ये दोनों बेहतर हैं, दोनों डेटा हमें याद रखने होंगे कि भाई 2024-25 में 154.38 रहा है, ये 2025-26 में 153 पॉइंट समथिंग रहा है। ये इधर तीनों विनिर्माण, खनन और विद्युत का हमने देखा, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर 153.29 ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 3 प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित है। आप देखिए विनिर्माण, खनन और विद्युत तीनों क्षेत्र हैं, सही दिए गए हैं। अगर इसमें दे देता जैसे निर्माण, खनन और विद्युत दे देता तो वो गलत हो जाता, या फिर विनिर्माण, खनन, विद्युत की जगह क्या दे सकता था? गैस, जलापूर्ति और सेवाएं, तो भी ये गलत हो जाता, ठीक है? तो यहाँ तीनों सही दिए गए हैं, विनिर्माण, खनन और विद्युत। पहला स्टेटमेंट हमारा राइट। विनिर्माण क्षेत्र का आईआईपी में सबसे अधिक योगदान होता है। ये भी बात सही है। अभी हमने देखा कि विनिर्माण क्षेत्र का जो योगदान था वो सर्वाधिक था, जो कितना था? 181 था, ठीक है? ये भी बात सही है यहाँ से। सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो राइट, ठीक है? फिर आईआईपी केवल राज्य स्तर पर ही तैयार किया जाता है, तो ये बात तो गलत है। इसको राज्य स्तर पर भी तैयार किया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी तैयार किया जाता है। यहाँ क्या दिया है? इसने केवल राज्य स्तर के तैयार किया जाता है, इसलिए ये गलत है। राज्य सरकार अपने राज्य के लिए तैयार करेगी और भारत सरकार के द्वारा ये पूरे देश के लिए तैयार किया जाएगा। तो हमें सही उत्तर बताना है, पहला और दूसरा। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। पहला और दूसरा स्टेटमेंट हमारा राइट स्टेटमेंट। चलिए यहाँ से आप देख लीजिए, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी क्या है? एक आर्थिक संकेतक है, एक इंडेक्स है जो क्या मापता है? औद्योगिक वृद्धि को मापता है। डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में क्या मेजर करता है? ग्रोथ रेट कितनी है। यह मुख्यतः 3 क्षेत्रों को कवर करता है। पहला है विनिर्माण, दूसरा है खनन और तीसरा है विद्युत। ये पॉइंट हमें याद रखना है। इसका जो आधार वर्ष है वो अभी तक इसका जो आधार वर्ष है वो 2011-12 रहा है, लेकिन हाल फिलहाल में
सरकार ने इसको प्रस्तावित किया है 2022-23। ये हमें याद रखना है, 2022-23 ये हमारे लिए बहुत नया डेटा है जो हमें याद रखना है। 2022-23 अगर हमसे पूछा जाए क्वेश्चन अगर नया आएगा यहाँ से, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में जो आधार वर्ष है, बेस ईयर है आईआईपी का, वो कितना प्रस्तावित है, तो वो 2022-23 है और ये 2026 से लागू होगा। ठीक है। आईआईपी का संकलन और प्रकाशन कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन एनएसओ सीएसओ के द्वारा किया जाता है, मासिक रूप से तैयार किया जाता है। ये क्वेश्चन भी इसमें पूछा जाता है कि भाई आईआईपी को मासिक तैयार किया जाता है या वार्षिक रूप से तैयार किया जाता है, तो हमें याद रखना है ये मासिक रूप से तैयार किया जाता है। इसकी जो गणना पद्धति है वो है आपके ये लैप्लेस मेथड, वेटेज, अर्थमेटिक मीन। इसमें आपने देखा कि इन तीनों का वेटेज दिया गया था। विनिर्माण क्षेत्र का वेटेज अलग है और आपके विनिर्माण क्षेत्र का, खनन क्षेत्र का और आपके विद्युत क्षेत्र का जो वेटेज है वो अलग अलग। ठीक है। अगला देखिए क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 8 प्रमुख क्षेत्र हैं, 4 इंडस्ट्रीज है। आईआईपी में लगभग 40% भार इनका है। तो अभी हमने देखा कि इसकी जो गणना की जाती है वो वेटेड अर्थमेटिक मीन के आधार पर इसकी गणना की जाती है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि आईआईपी में लगभग 40% भार ये इनका रखते हैं। ये 8 प्रमुख उद्योग हैं, वो हमें याद रखने हैं। देखो 8 कौन-कौन से हैं? रिफाइनरी है, विद्युत है, कच्चा तेल है, कोयला है, सीमेंट, प्राकृतिक गैस, उर्वरक और स्टील। ये 8 उद्योग हमें एज इट इज याद रखने हैं। रिफाइनरी की बात की गई है, विद्युत की बात की गई है, कच्चा तेल, कोयला और सीमेंट, प्राकृतिक गैस, उर्वरक और स्टील। ये 8 प्रमुख क्षेत्र हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में से जो हमारे देश के 8 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं, 8 प्रमुख उद्योग हैं, उनमें कौन-सा सम्मिलित नहीं है या निम्नलिखित में से कौन-कौन से जो उद्योग हैं, वो हमारे 8 प्रमुख औद्योगिक जो प्रमुख उद्योग हैं उसमें सम्मिलित हैं। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है? तो हमें याद रखना है रिफाइनरी, विद्युत है, कच्चा तेल, कोयला, सीमेंट, प्राकृतिक गैस, उर्वरक और स्टील। ठीक, चलिए। और इनका योगदान भी याद रखना है। आईआईपी में लगभग इनका कितना प्रतिशत भार है? 40%। ठीक है? इसलिए हमने देखा था वेटेड मेथड के आधार पर इसको कैलकुलेट किया जाता है। चलिए। राजस्थान राज्य के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक किसके द्वारा संकलित किया जाता है? राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास रीको के द्वारा नहीं, राजस्थान वित्त निगम के द्वारा नहीं, राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय। सही बात है, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान के द्वारा ये तैयार किया जाता है। राजस्थान का अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा ये तैयार किया जाता है। ठीक है। चलिए, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी में क्या शामिल नहीं है जो भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक गतिविधियों का माप है? ये आरएएस आपके प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया है। देखिए गैस और जल आपूर्ति पहला ही ऑप्शन है जो कि गलत है। आप देखिए विद्युत, विनिर्माण और खनन तीनों ये ही सम्मिलित हैं, ये चौथा इसमें सम्मिलित नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वर्तमान में राज्य में कितने जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र स्थापित किए गए हैं? ठीक है। तो उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए क्या स्थापित किए गए हैं? जिला उद्योग और वाणिज्यिक केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनका क्या काम है? भाई राज्य जिला स्तर पर अगर आप कोई उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो उसके बारे में आप यहाँ से परमिशन ले लो, यहाँ से किसी योजना के बारे में जानकारी ले लो, किसी डॉक्यूमेंटेशन करवाना है तो वो यहाँ से आपको मदद मिल जाएगी। इस तरह से उद्योगों को स्थापना के लिए सुगम हो, इसलिए जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्रों की स्थापना की गई है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई इसमें राजस्थान में कितने जिला उद्योग और वाणिज्यिक केंद्र हैं? तो वर्तमान में राजस्थान में 43 जिला उद्योग और वाणिज्यिक केंद्र हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 43 तो जिला उद्योग और वाणिज्यिक केंद्र हैं और 6 हमारे क्या हैं इसके उपकेंद्र भी कार्यरत हैं। 6 इसके उपकेंद्र हैं और 43 जिला उद्योग और वाणिज्यिक। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्यों महत्वपूर्ण है? आधारभूत संरचना का विकास किया जा रहा है, आर्थिक वृद्धि और औद्योगिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ ये क्या हो गया? संस्थागत विकास हो गया। राज्य में 43 जिला उद्योग वाणिज्य केंद्र डीआईसी कार्यरत हैं। इसके साथ 6 उपकेंद्र भी उद्यमियों को सहायता प्रदान कर रहे हैं। ठीक है। रिको द्वारा विकसित प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र व उससे संबंधित स्थानों के संबंध में असम्मिलित युग्म की पहचान। तो हमें पता है हाल ही में रिको द्वारा विभिन्न कार्य किए जाते हैं। उद्योगों की सुगमता में सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य करने वाली संस्था है, राज्य की सबसे बड़ी संस्था, वो कौन सी है? रिको है। ठीक है। अब इस रिको के द्वारा ही इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाती है, जैसे स्टोन पार्क है। ये नया स्टोन पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? गुंडी फतेहपुर कोटा में स्थापित किया गया है। राइट आंसर है। क्वेश्चन सिंगल भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन अपने जो स्टोन पार्क है वो हमें पता है बिस्नौदा धौलपुर में भी स्टोन पार्क है। ठीक है। अगला है बेस्ट रिसाइकलिंग पार्क, ये भी गुंडी फतेहपुर कोटा में स्थापित किया गया है। आईटी पार्क बीकानेर, तो ये आईटी पार्क बीकानेर में स्थापित नहीं किया गया, आईटी पार्क आपके स्थापित किया गया है कहाँ? अजमेर। आईटी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? अजमेर में स्थापित किया गया है। यहाँ से ये गलत हो गया।
और हाँ, ये हमें पता है सिरेमिक पार्क कहाँ पे है, गजनेर बीकानेर में स्थापित किया गया है। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए रिको की भूमिका। रिको की उद्योगों के विकास में राज्य में सबसे बड़ी संस्था है जो काम करती है। तो क्वेश्चन आरएस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा सकता है, पूछा जा सकता है कि रिको की भूमिका स्पष्ट कीजिए। राज्य में उद्योगों के प्रसार में रिको की क्या भूमिका है? तो हम बताएंगे राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निगम लिमिटेड द्वारा 445 औद्योगिक क्षेत्रों का स्थापना की गई। कितने? 445 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की गई है। इसमें से 19 औद्योगिक क्षेत्र हैं, उसकी स्थापना केवल 2025-26 में की गई, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा रिको क्या परिवहन कनेक्टिविटी, विद्युत, जल प्रबंधन और आधुनिक संचार प्रणाली इसकी व्यवस्था करके देता है। ठीक है, लगभग 7,654 एकड़ जो भूमि है इसका अधिग्रहण किया गया है रिको द्वारा और नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं। कितने? नए 19 नए क्षेत्र उद्योग विकसित किए गए हैं, जिसमें आप देख रहे हैं ये अजमेरू पालरा विस्तार है, अजमेर में है। टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है। आईटी पार्क, अभी आईटी पार्क बीकानेर दे रखा था, गलत दे रखा था। आईटी पार्क हमें याद रखना है अजमेर में है। श्रमिक पार्क बीकानेर, स्टोन पार्क कोटा और बेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कोटा में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो स्टोन पार्क कहाँ? गुंडी फतेहपुर कोटा। वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क गुंडी फतेहपुर कोटा। आईटी पार्क अजमेर में स्थापित किया गया है और जबकि सिरेमिक पार्क गजनेर बीकानेर में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से लगभग जो बेसिक था इसको हमने कवर किया कि उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है। स्थिर कीमतों पर देखा, प्रचलित कीमतों पर देखा, विभिन्न उपक्षेत्र देखे उद्योग क्षेत्र के, उनका कितना प्रतिशत योगदान है, कितनी कमी दर्ज की गई है, किसमें वृद्धि दर्ज की गई है। इन सब बातों के बारे में हमने इस क्वेश्चंस के माध्यम से हमने डिस्कस किया। यहाँ तक जितना भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में जरूर मिलता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ समाप्त करेंगे। धन्यवाद।